सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्री के बारे में जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की। वो जबलपुर साइंस कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता युवा मोर्चा में कई अहम जिम्मेदारियां संभालते रहे। यही वजह रही कि वाजपेयी सरकार में उन्हें सबसे बड़े देश के युवा संगठन यानी नेहरू युवा केंद्र का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया और उसके कुछ ही साल बाद वाजपेयी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में कोयला मंत्रालय का प्रभार दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी की, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। देश की संस्कृति और पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम विषयों के लिए मोदी सरकार में वो नीतियां बनाने का काम करते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले उनके सियासी सफ़र पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मध्य प्रदेश के दमोह से सांसद और देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री रह चुके हैं। करीब 1.5 दशक पहले नर्मदा यात्रा कर चुके पटेल की छवि जन सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता की रही है। जुझारू और जुनूनी माने जाने वाले प्रहलाद पटेल ने बीजेपी के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा से सियासत की शुरुआत की। 1982 में वो बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए और 1986 से 1990 के बीच युवा मोर्चा में सचिव और प्रदेश बीजेपी में महामंत्री समेत कई अहम पदों पर रहे। भारत माता की, भारत माता की। उन्होंने 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। मालिक मजदूर भाई भाई। इसके बाद 1996, 1999, 2014 और 2019 में भी सांसद चुने गए। मेरे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित जी, जिनके कारण मुझे अवसर मिला है पार्टी के लिए, और मेरे दमोह क्षेत्र की जनता का मैं आभारी हूँ, जिसके कारण यह अवसर मुझे मिला है। 1989 में वो मध्य प्रदेश की सिवनी बालाघाट सीट से लोकसभा पहुंचे, जबकि 2019 में दमोह सीट से मैदान में उतरे और 3,53,000 से ज्यादा वोट से जीतकर मंत्री बने। वो एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत लोकसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर में उस वक्त उछाल आया जब 2003 में वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनाए गए। प्रहलाद पटेल भारतीय जनता मजदूर महासंघ और मजदूर मोर्चा के नेता भी रहे हैं। किसान परिवार से आने वाले और पेशे से वकील रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मूल रूप से नरसिंहपुर के गोटे गांव के निवासी हैं। उनका जन्म 28 जून 1960 को हुआ था। उन्होंने जबलपुर के आदर्श विज्ञान कॉलेज से एमएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने यूटीडी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में एमए किया। 20 साल की उम्र में ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1985 में उन्होंने 1 महीने तक पदयात्रा कर 261 गाँव के लोगों से संपर्क किया। एक समय में उमा भारती के विश्वस्त और खास सिपहसालार माने जाने वाले प्रहलाद पटेल की पहचान एक लोकप्रिय और जनता के लिए समर्पित नेता की है। अपने लंबे सियासी और प्रशासनिक अनुभव के जरिए वो जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। राजनीति के साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि है। उनके परिवार में उनकी पत्नी पुष्पलता सिंह, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। प्रहलाद जी, हस्तक्षेप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा आप संभाल रहे हैं, खास तौर पे संस्कृति और पर्यटन देश के सांस्कृतिक धरोहरों को संभालने के लिए, स्मारकों को बचाने के लिए और
उसको नए सिरे से रेखांकित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय भी हमेशा बहुत प्रासंगिक रहता है और पर्यटन मंत्रालय इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। फिलहाल पर्यटन मंत्रालय के बारे में भी हम सवाल आपसे लेंगे, लेकिन जो देश की धरोहरें हैं, जो स्मारक हैं, जो पांडुलिपियां हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको नए सिरे से रेखांकित करने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, विश्व पटल पर ले आने के लिए क्या कुछ योजनाएं बनी हैं आपके कार्यकाल में, मोदी सरकार में, जिस पर आप काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जब भी कभी कोई हम पर्यटक की कल्पना करते हैं तो वो देश में यदि आता है तो भारतीय संस्कृति को देखने के लिए आता है। बिल्कुल आता है। उनकी धरोहरों को देखने के लिए आता है। दो प्रकार के मत रहे हैं देश की आज़ादी के पहले भी और देश की आज़ादी के बाद। हमारी जो धरोहरें हैं उन पर उनको कभी किसी ने नकारा नहीं, उनको चोरी कर कर वो दुनिया भर में गई, बिल्कुल, लेकिन उनको जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, इस पर सदैव विवाद रहा है। लेकिन देश की आज़ादी के पहले भी और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया। और एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जब पूरी दुनिया इस बात को कह रही थी कि स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन है वो पश्चिम की देन है, लेकिन धौलावीरा के एग्जीबिशन के बाद कि दुनिया को मानना पड़ा कि स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन है वो भारत में पहले हुआ है, बाकी जगह दुनिया में बाद में हुआ है। अब एक नई परिस्थिति बनी है, मैं बीच के कालखंड में नहीं जाना चाहता। 3671 ASI के हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। राज्य सरकारों की जो आर्कियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास अलग हैं, जो इस सूची से बाहर हैं, लेकिन वो कई जगह पर इससे भी ज़्यादा उम्र वाले हैं, इससे भी ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन वो राज्य की सूची में है, लेकिन ASI की सूची में नहीं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरे मंत्री बनने के बाद जब मैं लेह लद्दाख गया था तो कारगिल की पहाड़ियों में बामियान के नष्ट होने के बाद बुद्ध की सबसे बड़ी अगर कोई मूर्तियाँ हैं तो वो कारगिल में है। ना वो स्टेट आर्कियोलॉजी के पास है और ना वो ASI के पास सूची में। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे राजस्थान के भी दे सकता हूँ और भी उदाहरण में दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि कुछ चूकें हमसे हुई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब कभी हम ASI को ये मान लेते हैं कि इसने सारा काम पूरा कर लिया होगा, भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, भाषा की, भोजन की, हमारे पुरातात्विक धरोहरों की, कि वास्तव में उसकी कल्चरल स्कैनिंग कर नहीं पाए हैं। मोदी जी की सरकार के पहले 5 वर्षों में कल्चरल मैपिंग को लेकर एक प्लान बना था, जिस पर अभी कोई बहुत गति नहीं आई है, लेकिन अब वो काम बहुत तेज़ी से होने की तैयारी है। क्या हम 100 वर्ष से पुरानी चीज़ों को सूचीबद्ध कर सकते हैं? जो लोक संगीत है, लोक नृत्य हैं, भले उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, पीढ़ियों से वो करते आ रहे हैं, क्या उनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं? वो तमाम स्मारक जो हमारी धरोहर हैं लेकिन उनको कभी चर्चा में नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं मिला, क्या उनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कल्चरल मैपिंग का काम बड़ा काम है। दूसरा, आपने पांडुलिपियों की बात की है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2003 में पांडुलिपि मिशन बना था। इसमें 500 पांडुलिपियों को सुरक्षित करने की बात 2005 में, 500 साल पुरानी। हाँ, 2005 में ये काम शुरू हुआ जी, और ये लगातार चलता रहा। आज की तारीख में 2017 तक उसका पहला कार्यकाल था जो समाप्त हुआ, फिर उसके बाद में 3 साल का एक्सटेंशन हुआ, और इसमें 3 लाख पांडुलिपियों को, हाँ, 3 लाख से ज़्यादा, 3,15,000 पांडुलिपियों को हमने डिजिटलाइज किया। लेकिन इसके जो पन्ने हैं वो 3,51,00,000 हैं, और लगभग 43,35,000 के आसपास ऐसे पन्ने पांडुलिपियाँ जिनको हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है, डिजिटलाइजेशन नहीं किया। और इसलिए 2017 से 2020 को उसका टाइम बढ़ाया गया। अब 2020 के बाद भी बढ़ाने का मन इसलिए है कि एक बार ये सारी की सारी पांडुलिपियाँ, जिसमें बहुत हैं जो 500 साल नहीं है, 1000 साल और 2000 साल पुरानी भी पांडुलिपियाँ हैं, वो उनका डिजिटाइजेशन हो सके और वो अनुसंधान करने वाले हों या जानकारी लेने वाले लोग हों, वो उसको देख भी सकें और उस पर आगे काम कर सकें। अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ। भारत सरकार का या मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य ये रहा है कि वे जगह भारत में जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा उन्हें पर्यटन मैप पे लाया नहीं जा सका है, उनको डेवलप करने की दिशा में काम करना था। प्रधानमंत्री ने इसके लिए स्वयं उत्तर पूर्वी राज्यों की बहुत यात्राएं की और उसको बहुत रेखांकित किया, और अभी तक उत्तर पूर्वी राज्यों की खूबसूरती के बारे में दुनिया उतना नहीं जान पाई है, यहाँ तक कि देश के लोग ही नहीं जान पाए हैं। तो उस दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 5 वर्षों में उत्तर पूर्व को बाकायदा फोकस किया गया और ये भी कहा गया कि लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट। और उसके कारण से एक चीज़ तो साफ हुई कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी नहीं है, क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे ज़रूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, वो भरोसा, सेफ्टी है तो भरोसा है, होगा। बिल्कुल जाहिर सी ये चीज़ देने में मोदी जी की सरकार सफल हुई है। अब बात आती है कि जानकारियां लोगों तक पहुंचे। जैसे इसी कोरोना के समय में मैंने अंग वस्त्र को लेकर एक प्रयोग शुरू किया तो वो पूरे देश में चल गया। हमें इन चीज़ों को शेयर करना होगा और लक्ष्य बड़ा साफ है कि जो लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, 2.6 मिलियन सॉरी, तो मुझे लगता है कि वो विदेश नहीं जाएंगे तो ऐसे लोग अगर देश के भीतर भ्रमण करें, जैसे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया था, देखो अपना देश, जी, इस आधार पर अगर नॉर्थ ईस्ट और जो भी आज की तारीख में सेफ जोन बनकर उभरा है, जहाँ पर जलवायु, यहाँ गर्मी है लेकिन वहाँ हल्की बरसात भी शुरू हो गई है, जहाँ पर हमारे 4 धाम की यात्राएं हैं वहाँ पर भी मौसम ठंडा है और धार्मिक दृष्टि से भी वो अवसर हैं। तो ऐसे हिमालयन राष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को फोकस करके ही हम डोमेस्टिक टूरिज्म की शुरुआत कर सकते हैं और यही अवसर है पर्यटन को प्रारंभ करने का। टूरिज्म के समग्र विकास के लिए भी नीतियां बनी थी और उसके पीछे मेन प्रधानमंत्री का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराना। और जाहिर सी बात है कि एक आंकड़े के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, वर्ल्ड ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन, करीब पूरी दुनिया में 33 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त हैं। ऐसे में टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए आपका मंत्रालय क्या कुछ सोच रहा है, कैसी नीतियां बना रहा है कि इसको और ज़्यादा इवॉल्व किया जाए और रोजगार के ज़्यादा अवसर तैयार किए जाए? मुझे लगता है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री के बारे में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी, कि सीधे हम कोई काम नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है। मैं खुद भी एक पर्यटन मंत्रालय खुद एक स्टेक होल्डर है, स्टेट उसके दूसरे स्टेक होल्डर है, होटल तीसरे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स चौथे हैं, गाइड 5वें हैं, फिर लोकल का जो भाषा है, वेशभूषा है, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स ही हैं। और इसलिए ये दुनिया का आंकड़ा जरूर साफ है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के जो रोजगार देने वाला सेक्टर है वो ये है। भले हम सीधे ना करें लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है। नीति बनाने का काम आपका है, उनको मोटिवेट करने का जो काम। प्रधानमंत्री ने किया था प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना से, उसके पीछे लक्ष्य यही था कि हमें नहीं पता कि राज्य में 2 डेस्टिनेशन है एएसआई के या राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन बीच में उस सड़क से अगर थोड़ा कर्व दे दिया जाए तो हो सकता है कि स्टेट का कोई बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट हो तो जो आदमी जाएगा तो थोड़ा अगर वहाँ सड़क की वो है तो कहेगा कि चलो इसको भी देखते हुए चलते हैं, और हो सकता है कि वो उनको उससे ज़्यादा पसंद आए। इस कनेक्टिविटी को लेकर स्वदेश दर्शन योजना शुरू हुई थी। जो हमारे प्राचीन स्थल हैं उनके साथ मंदिर हैं या जो जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है लेकिन वहाँ जन सुविधाएँ नहीं है, ये हमने अतीत में देखा है। और कुंभ उसका दूसरा उदाहरण है जिसके बाद कुंभ का परसेप्शन बदल गया और दुनिया ने मान लिया। और प्रसाद योजना के तहत ऐसे स्थानों के भी डेवलपमेंट की बात हुई थी, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई मस्जिद हो या मंदिर हो, तो इस धारणा को भी तोड़ा गया और प्रसाद योजना में उनको लेकर उनको भी विश्व स्तरीय सुविधाएँ वहाँ पर हों या भीड़ जितनी है उसके अनुपात में वहाँ जन सुविधाएँ हों, बेहतर सुविधाएँ हों। इस योजना के प्रसाद योजना में इसका प्रयोग किया गया जो सफल है। भारत का एक ऐसा हिस्सा जो लोगों के लिए एक पहेली जैसा था और दुनिया तो वहाँ पे आना जाना ही बंद कर चुकी थी। मोदी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाते हुए धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त किया। ऐसे में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं और खूबसूरती में कहा जाता है कि भाई दुनिया का स्वर्ग है तो कश्मीर में है और यहीं है। ऐसे में अब चूँकि जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी, टेररिस्ट एक्टिविटी को काफ़ी कंट्रोल किया गया है पहले की तुलना में, उसको लेकर के कोई अलग से नीति या प्लान बनाने की कोशिश, कोई प्रयास? धारा 370 के बाद में मेरा पहला कार्यक्रम भद्रवाह था जी। 3 दिन का जो कल्चर कार्यक्रम था वहीं के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और वहीं के उस पर किया, पहला कार्यक्रम था। जी। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं वो भरोसा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी आपको उल्टा कोई पैसा दे तो भी आप नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है। तो इसलिए केंद्र के तमाम मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने कहा जाइए वहाँ रात रुकिए और बाकी घूम कर वापस। मैं रामनगर गया था, रामनगर में मैं रात्रि विश्राम मेरा हुआ था। जब रामनगर में पहुंचा तो पता चला कि गुलमर्ग उसके आगे कहीं नहीं लगता, लेकिन वो इग्नोर इसलिए हुआ कि घाटी और उसका जो विवाद था
तो गुलमर्ग से सुंदर जगह है, सर्किट है, रामनगर का किला है, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भूगर्भीय और सुंदरता की दृष्टि से, एडवेंचर स्पोर्ट्स की दृष्टि से उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। और वहाँ पर वो जो स्तंभ है, जैसे एक स्तंभ यहाँ कुतुब मीनार के पास में लोह स्तंभ लगा है, बिल्कुल वैसा एक लोह स्तंभ वहाँ पर भी लगा हुआ है पहाड़ पर। तो मुझे लगता है कि चीज़ें हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पर नहीं रोकी गई। दूसरी जो उपेक्षा कैसे होती है, फर्स्ट फेज का जो प्रधानमंत्री सड़क है वो उसी जगह पर स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज मतलब जब मैं गया था तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय योजनाओं के फोकस होने के बाद भी उनको पूरा नहीं होने दिया कि सड़क होता तो लोग वहाँ पहुँच ही जाते। तो मुझे लगता है इन रिक्तताओं को भरने का भी मौका मिला है, ये मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। बहुत बेहतर। दूसरी बात यह है कि पर्यटन उद्योग इकलौता ऐसा उद्योग है जो पूरी दुनिया की जीडीपी में 10.5% का योगदान करता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है जिससे किसी और उद्योग के कंट्रीब्यूशन को तुलना नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 33 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में, जिसमें टूर, ट्रेवल्स, होटल और भी जो एक्टिविटीज़ हैं। भारत सरकार ने एक लक्ष्य बनाया था कि 2028 तक एडिशनल 1 करोड़ लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा लोगों को। अब ऐसी स्थिति में चूंकि कोरोना काल आ गया, ये तमाम संकट आ गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये वक्त छटेगा, ये चीज़ें हटेंगी। ऐसे में देश भर के जो टूर, ट्रेवल्स, होटल इंडस्ट्री, इन तमाम लोगों से आपकी बातचीत, मुलाकात हुई। आप तमाम चूंकि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं तो दौरा भी आपने किया होगा। आपने क्या महसूस किया कि क्या इस लक्ष्य को हम 2028 से पहले प्राप्त कर सकते हैं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो भारत सरकार की योजना थी? मुझे किसी एजेंसी के लक्ष्य पर अभी फोकस नहीं करना है, मुझे प्रधानमंत्री के घोषणा पर, उनके विजन पर फोकस करना है जी। उन्होंने कहा है 2024 तक जी, हम अपने लक्षित पर्यटकों की संख्या दोगुना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। विदेशी पर्यटकों का यही रोजगार का अवसर देगी, यही हमको वित्तीय जो हमको लाभ मिल रहा है विदेशी मुद्रा का वो देगा। और मैं आपके भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना के इस काल में एक बात मैं बड़ा जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले बंद हुई और सबसे बाद में शुरू होगी, मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात भी आपसे कह रहा हूँ, हम धीमी शुरुआत करेंगे, लेकिन जो हमारी गति होगी वो दुनिया में सबसे तेज गति होगी। और चौथी बात मुझे लगती है, इसके पीछे जो आधार मेरे दिमाग में काम करता है कि इस कोरोना के संकट के बीच में हमने 4 बड़ी पहचानें वो की है। मैंने कहा था कि पर्यटन के लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी है परसेप्शन का बदलना। हम हज़ारों करोड़ खर्च करके भी जो परसेप्शन नहीं बदल सकते थे, वो कोरोना के बीच में भारत की जनता ने और भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया उससे बदल गया। प्रधानमंत्री के प्रति देश के लोगों का भरोसा और देश के बाहर उनके प्रति जो सम्मान है, ये हमारी बड़ी पूंजी है। भारतीय जीवन शैली की जो मान प्रतिष्ठा बढ़ी है इस बीच में, तो कोई भी विदेशी पर्यटक देश छोड़कर जाने तैयार नहीं था, वो भारत में सुरक्षित मान रहा था। ये हमारी दूसरी सफलता है। तीसरा है जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है कि हम रोग के इलाज के बारे में नहीं सोचते हैं, रोग ही ना हो उसके बारे में सोचते हैं। इसके प्रति निरोगी शरीर की जो हमारी जो कल्पना है उसने बहुत ऊंचाइयां दी हैं। इसलिए वेलनेस टूरिज्म के लिए हमारे पास अवसर थे ही। ये कितने आगे तक बढ़ेंगे, हम संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, इसकी चिंता करनी है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, हम ज़रूरतमंद हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बावजूद भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं न्यूनतम है, लेकिन उसके बाद भी हमने ज़रूरतमंद, चाहे वो ताकतवर अमेरिका हो या ज़रूरतमंद ब्राज़ील हो, हम ज़रूरतमंद रहने के बावजूद भी हमने दवाएं भेजी, हमने वहाँ दवाएं भेजी। इसने दुनिया में जो हमारी साख दी है, इस भारतीय संस्कृति के इस मूल तत्व के प्रति लोग वापस आएंगे। देखने संस्कृति ही आते थे, लेकिन मैं कहूँगा कि परसेप्शन या तो हमारी गलतियों से बिगड़े तो हम उसको अपराध के रूप में स्वीकार करने तैयार हैं, लेकिन योजना के साथ बिगाड़ा जाए ऐसे लोगों को जरूर जवाब मिला है और ये हमको बहुत लाभ देगा। पिछली सरकारों ने भी इनक्रेडिबल इंडिया करके एक कैंपेन चलाया था, उनका भी विश्वास बहाली, भरोसा बहाली का एक मिशन था। इनक्रेडिबल इंडिया आपकी समझ से जब से आपने कार्यभार संभाला है, या मोदी पार्ट 1 से पार्ट 2 में 1 साल अब पूरा होने जा रहा है, हो ही गया है? हो गया जी। तो क्या समझते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया को प्रधानमंत्री ने और कितना आगे बढ़ाया है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो अगर कोई ब्रांड कहा जाए या कोई इसको हमारा कोई अगर ब्रांड है तो वो प्रधानमंत्री ही है, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। और उसके मैं 2 उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ वो केदारनाथ की गुफा में बैठे तो आने वाले 1 साल के लिए वो बुक है।
वो महाबलीपुरम गए तो उसकी जो ग्रोथ है वो 43% एक्स्ट्रा हुई, बिल्कुल। और हम टिकट नहीं बेच पाए। हमारे 10 काउंटर बढ़ाने के बाद भी एएसआई टिकट नहीं बेच पाई और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी और हमको वो काउंटर बंद करने पड़े। तो सवाल सिर्फ पैसा नहीं है, सवाल है कि जब ग्रोथ 43% एक बार में बढ़ेगी तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने वेलनेस टूरिज्म की आपसे बात की, देखिए ब्रांड तो प्रधानमंत्री ही है, और इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञापन के तरीके ठीक है, लेकिन हमको चीज़ें अब परोसनी पड़ेंगी साइंटिफिक तरीके से। कोरोना का काल है, 4 धाम की यात्रा में ये रूट ग्रीन रूट है, इसमें सरकारी इसमें गैर सरकारी ये स्थान है, उनके नंबर हैं, नीचे ब्लिंक करते हुए नंबर रेड में होनी चाहिए कि कंप्लेंट हो तो इस नंबर पे करिए। लेकिन हमको एक पारदर्शी तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से टूरिज्म मिनिस्ट्री को काम करना होगा। जिस तरीके से आपने एएसआई की, धरोहरों की, तमाम चीज़ों की बात की, आए दिनों अपने देश में ये खबरें छपती हैं, चूँकि हम लोग अखबार नवीश हैं, कि हमारे देश की धरोहरों की चोरी बहुत होती है, मूर्तियों की चोरी बहुत होती है, मॉन्यूमेंट्स की चोरी बहुत होती है, और इसको लेकर के भाई जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो पुलिस कार्रवाइयाँ भी करती है। लेकिन आपने कोई ऐसी नीति बनाई कि जो इस तरह की कीमती चीज़ें हमारे पास रखी गई हैं वो किसी भी हाल में लोगों के अप्रोच से देखने के लिए उपलब्ध रहें, लेकिन हाथ से छूने के लिए दूर रहें, क्योंकि जब हाथ के अप्रोच में आती हैं तो फिर वो चोरी भी होती हैं। और मंदिरों की तमाम प्राचीन मूर्तियाँ इस तरह की रोज़ अखबारों में हर दूसरे तीसरे महीने में 2-4 खबरें दिख जाती हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसी ठोस नीति जिससे कि इस सब चीज़ों को रोका जा सके, क्योंकि हमारे देश की हज़ारों साल की कीमती चीज़ें हैं जो बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कुछ चंद सिक्कों के लिए बेच दी जाती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्पष्ट होना होगा कि हम कल्चरल मैपिंग ही एकमात्र रास्ता है जी, कि हम उनको वेबसाइट्स पर दिखाएं, किसी को देखना है तो वहाँ पर जाएं। अब राज्य के सूची में भी नहीं है तो वो पड़ी हुई हैं। बेशकीमती मूर्ति का पता ही नहीं है कि ये 2000 साल पुरानी है, तो कोई भी जाता है तो उसको कर देता है। लेकिन हमें इन पिछले 5 वर्षों में आंकड़े देखने पड़ेंगे, चोरी कितनी गई, कम हुई और है, वापस कितनी आई, वापस भी आई है। बिल्कुल, दोनों जो चीज़ें। पिछले कार्यकाल में 45-50 साल में जो चीज़ वापस नहीं आई वो पिछले 5 वर्षों में उससे ज़्यादा वापस आई है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत जगह पर है जो, जब हमारे यहाँ एक्ट नहीं था एएसआई का, उसके पहले यहाँ से बाकायदा गई। मैं ब्राज़ील की यात्रा पे गया था, वहाँ पर एक इंडियन गैलरी है, मैंने तो मूर्ति देखकर दंग था। लेकिन अच्छी बात है कि कोई राजदूत थे, वो ले गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर सरकार को दे दी और इंडियन गैलरी बना दी। अब उनका रुचि थी, लेकिन वो 2-2 हज़ार साल पुरानी पूर्ण सुरक्षित मूर्तियाँ थीं। अब मैं नहीं कह सकता कि वो चोरी करके ले गए होंगे, उस समय तक एक्ट था नहीं, वो 70 के दशक के पहले यहाँ थे, और यहाँ से वो लेकर चले गए, तब एक्ट नहीं था। तो मुझे लगता है कि सारी मूर्तियाँ चोरी गई हैं या ले जाई गई या किसी ने भेंट दी हैं, ये विवाद का कारण हो सकता है। लेकिन एक भगवान महावीर की मूर्ति बिहार से चोरी हो गई थी और वो रिकवर हुई और वो करीब 3000 साल पुरानी मूर्ति थी, और वो हज़ारों करोड़ में बिकी बिल्कुल। और 7-8 बार बिकने के बाद वो वापस आई। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रयास है कि अब हमारी चीज़ें हम चाहेंगे तो वो वापस आएंगी। तो उसमें गिलगिट के पांडुलिपियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वापस लाने की बात है। अभी मैंने जब जानकारी दी तो नर्मदा मानव जो सबसे पुराना है, कहा जाता है 8000 साल पुराना वो फॉसिल है, वो जांच के लिए गया था और वापस नहीं आया, तब जो तथ्य समेटे जा रहे हैं। होता क्या है कि जीएसआई अलग काम करती है, एएसआई अलग काम करती है, बाकी डिपार्टमेंट्स अलग काम करते हैं, लेकिन धरोहर तो धरोहर ही है। लेकिन मानव, नर्मदा मानव की खोपड़ी को हिंदुस्तान में होना चाहिए, और वो इस बात का प्रमाण है कि हम सबसे पुराने सिविलाइजेशन है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हैं जो हमारे पास है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौटेंगे।